गुड इवनिंग फ्रेंड। अब हम लोग रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट को आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो अभी तक हम लोग देख लिए थे कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता क्या है। अब हम लोग को देखना है कि इसका फंक्शन क्या होता है और यह क्या क्या काम करता है, और इसके बाद देखना है कि आपका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उसमें जो रेनफोर्समेंट डालते हैं वह क्या क्या काम करता है और उसका फैक्टर क्या क्या है। ये सब चीज़ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि रेनफोर्समेंट स्टील also imparts ductility to the concrete, which otherwise brittle मटेरियल। तो देखिए, यहाँ जो रेनफोर्समेंट स्टील है वह आपका क्या दे रहा है, डक्टिलिटी देने का काम कर रहा है। अगर रेनफोर्समेंट स्टील अगर हम लोग कॉन्क्रीट में नहीं डालेंगे तो वह आपका क्या देगा, ब्रिटिल स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ सवाल उठ रहा है कि रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, कंक्रीट में दे रहे हैं। तो जब कंक्रीट में रेनफोर्समेंट दे रहे हैं तो वह आपका क्या हो जा रहा है, डक्टाइल हो जा रहा है। अगर रेनफोर्समेंट हम लोग कंक्रीट में नहीं देंगे तो वह आपका क्या हो जाएगा, ब्रिटिल हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग रेनफोर्समेंट क्या होता है वो चीज़ समझ चुके हैं, कंक्रीट क्या होता है वो भी चीज़ हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन डक्टिलिटी क्या होता है वो चीज़ हम लोग नहीं अभी देखे हैं, ब्रिटिलनेस क्या होता है वो भी हम लोग नहीं देखे हैं। अगर हम लोग सोम चैप्टर पढ़ेंगे, सोम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें डक्टिलिटी के बारे में, उसमें ब्रिटिलनेस के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि डक्टिलिटी होता क्या है, ब्रिटिलनेस होता क्या है। लेकिन फिलहाल अभी समझ लीजिए कि मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक आपका क्या है, स्ट्रक्चर है। एक आपका क्या होता है, इलास्टिक लिमिट होता है, वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है। और एक आपका होता है प्लास्टिक लिमिट, वो भी हम लोग समझेंगे कि प्लास्टिक लिमिट क्या होता है। बस ये अभी ये समझ लिए, इलास्टिक लिमिट में जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपका क्या होता है कि बॉडी जो होता है फिर से वही शेप में आ जाता है। तो वो चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, इलास्टिक लिमिट। जैसे रबर को हम लोग खींचे तो रबर को खींचे और फिर छोड़ेंगे तो वही शेप में आ जाएगा, तो वो आपका इलास्टिक लिमिट हो गया। अब प्लास्टिक लिमिट क्या होता है कि उस लिमिट जहाँ से उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिए तो उसके बाद आपका क्या होगा कि स्ट्रक्चर जो है अपना ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, तो उस लिमिट को हम लोग क्या कर देते हैं, प्लास्टिक लिमिट कह देते हैं। बात समझ में आ गया। तो इलास्टिक लिमिट भी हमको समझ में आ गया और साथ साथ हमको प्लास्टिक लिमिट भी समझ में आ गया। तो देखिए होता क्या है कि जब स्ट्रक्चर आपका प्लास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाए, ओके, और जब प्लास्टिक लिमिट को ये क्रॉस कर जाएगा तो आपका क्या होगा कि ये पतला तार के जैसा आपका बनने लगेगा, लेकिन यह आपका टूटेगा नहीं। तो यही प्रोसेस को क्या कह देते हैं, डक्टिलिटी कह देते हैं। मेकिंग द वायर, देखिए अब समझते हैं, मेकिंग द वायर विदाउट ब्रेकिंग इज नोन एज डक्टिलिटी। लेकिन ब्रिटिलनेस क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ब्रिटिल क्या होगा, ब्रेक द वायर
इज नोन एज ब्रिटलनेस। ओके, तो जब आपका वायर टूट जाएगा तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर देंगे, ब्रिटलनेस कर देंगे। तो अब हम लोग समझ में आ गया कि जो आपका रेनफोर्स स्टील होता है वह आपका डक्टिलिटी देता है, लेकिन ऐसे कंक्रीट आपका क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है। हम लोग डक्टिलिटी भी समझ लिए और हम लोग ब्रिटलनेस भी समझ लिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है कि द यूज ऑफ reinforcement in concrete not only increase its strength but also help in preventing the temperature and shrinkage stresses। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है कि जो हम लोग रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं किस में, कंक्रीट में, वह आपका स्ट्रेंथ को ना इंक्रीज कर रहा है खाली, साथ साथ और क्या इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर से भी बचा रहा है आपको, और आपको श्रिंकेज स्ट्रेस से भी बचा रहा है। तो जो हम लोग रेनफोर्समेंट कंक्रीट में यूज करते हैं वह तो आपको स्ट्रेंथ बढ़ाएगा ही। क्यों? क्योंकि हम लोग स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं। तो जो हम लोग रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं वह आपका तो स्ट्रेंथ बढ़ाएगा ही, साथ साथ और क्या करेगा, आपको टेम्परेचर से भी बचाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपको कंक्रीट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज भी होता है तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही चीज़ कहा जाता है कि जो आपका कंक्रीट होता है वह आपका वेदर से इफेक्टेड नहीं होता है। इसलिए आपको एक काम क्या करता है, स्ट्रेंथ देने का काम करता है, और दूसरा काम आपको क्या करता है, टेम्परेचर से प्रिवेंट करने का भी काम करता है, और साथ साथ आपका श्रिंकेज स्ट्रेस से भी बचाता है। अब श्रिंकेज स्ट्रेस क्या होता है, तो श्रिंकेज स्ट्रेस करने का मतलब क्या होता है कि आपका वॉल्यूम जो होता है कोई भी स्ट्रक्चर का अचानक आपका इंक्रीज कर जाएगा, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, श्रिंकेज कर देते हैं। इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा, सिकुड़ना, जिसको हम लोग सिकुड़ना कहते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, श्रिंकेज कर देते हैं। तो बात समझ में आ गया कि जो रेनफोर्समेंट यूज करते हैं हम लोग वह आपका स्ट्रेंथ भी देगा, और साथ साथ आपको क्या करेगा, टेम्परेचर से भी बचाएगा, और साथ साथ आपको श्रिंकेज स्ट्रेस से भी बचाएगा। ओके, तो देखिए डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है वो हम लोग अच्छा से देख लेते हैं। यह डक्टिलिटी मीन्स large deflection due to yielding of a steel would be observed prior to the फेलुआ। बात समझ में आ गया। तो यहाँ डक्टिलिटी का मतलब क्या है,
डक्टिलिटी का मतलब है यहाँ पे लार्ज डिफ्लेक्शन। लार्ज डिफ्लेक्शन करने का मतलब क्या होता है, वही फैलना। तो वो चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, डिफ्लेक्शन कर देते हैं। और यह लार्ज डिफ्लेक्शन किसके कारण हो रहा है, यील्डिंग ऑफ स्टील के कारण। यील्डिंग ऑफ स्टील मैंने वही खिंचाव हो गया, तो उसको हम लोग यील्डिंग कर देते हैं। वो हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि यील्डिंग क्या होता है। दो तरह का यील्ड पॉइंट होता है, एक लोअर यील्ड पॉइंट होता है, एक आपका अपर यील्ड पॉइंट होता है, एक यील्ड प्लेट होता है। सारा स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी समझ लीजिए कि जो डक्टिलिटी होता है वह आपका लार्ज डिफ्लेक्शन होता है, यानी ज़्यादा फैलाव होता है। और वह किसके कारण होता है, वह आपका ये स्टील के यील्डिंग के कारण होता है। और यील्डिंग का मतलब क्या होता है कि आपका जो कंक्रीट होता है या जो भी मटेरियल को आप खींच रहे हैं वह आपका इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर चुका है। तो जब आपका इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा तब आप उस सिचुएशन को हम लोग क्या कर देते हैं, यील्डिंग कर देते हैं। तो जो डक्टिलिटी होता है, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, लार्ज डिफ्लेक्शन, मैंने डिफ्लेक्शन ज़्यादा देना। और यह किसके कारण हो रहा है आपका, यह आपका स्टील के यील्डिंग के कारण हो रहा है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस जो हम लोग कंक्रीट में यूज कर रहे हैं, जो कंक्रीट जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो रहा है, एराइजेज ड्यू टू यूज्ड व्हेन रेनफोर्समेंट। तो अब आपका क्या क्या होगा, कैसा कैसा टेंसाइल स्ट्रेंथ देगा वो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो एक आपका फ्लेक्सर टेंशन होगा, एक आपका डायगोनल टेंशन होगा, एक आपका शीयर होगा, एक आपका टेम्परेचर होगा, एक आपका श्रिंकेज होगा, एक आपका रीस्ट्रेन टू डिफॉर्मेशन होगा। ओके, तो टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट एराइजेज ड्यू टू यूज व्हेन रेनफोर्समेंट। तो आपका फ्लेक्सर टेंशन में होना चाहिए, या डायगोनल टेंशन, या शीयर, या टेम्परेचर श्रिंकेज, और रीस्ट्रेन टू डिफॉर्मेशन। तो ये सब चीज़ में आपका टेंसाइल स्ट्रेस इन होता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं।
चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अंडर दिस कंडीशन रेनफोर्समेंट इज टू बी प्रोवाइडेड अक्रॉस पोटेंशियल टेंसाइल क्रैक्स। तो जब ऐसा चीज़ हो जाता है फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेस, डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस, तो इसमें आपका क्रैक्स होने से बचता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आता है आपका पोटेंशियल क्रैक्स क्या होता है, वो चीज़ हम लोग समझते हैं। तो कह रहा है कि वेयर cracks can be happen is known as potential cracks। बात समझ में आ गया कि जहाँ पे क्रैक्स होगा उस क्रैक्स को हम लोग क्या कर देंगे, पोटेंशियल क्रैक्स कर देंगे। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि आरसीसी इज ए स्ट्रॉन्ग आरसीसी इज ए versatile construction material which is strong in compression as well as टेंशन। ओके, बात समझ में आ गया। तो आरसीसी एक क्या है, वर्सेटाइल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। वर्सेटाइल मटेरियल उस मटेरियल को कहते हैं कि जिसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी रहता है। वैसा मटेरियल जिसमें प्रॉपर्टी बहुत सारा होगा उस मटेरियल को वर्सेटाइल मटेरियल कहेंगे। तो आरसीसी एक वर्सेटाइल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो आपका किस में स्ट्रॉन्ग होता है, कंप्रेशन में भी स्ट्रॉन्ग होता है और साथ साथ आपका टेंशन में भी होता है। लेकिन पीसीसी आपका सिर्फ किस में स्ट्रॉन्ग हो रहा था, कंप्रेशन में। और कंप्रेशन क्या हो रहा है, टेंशन क्या हो रहा है, ये चीज़ भी हम लोग भली बात ही समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे समझने का कोशिश करते हैं। करा the composite action of steel and concrete in a reinforced concrete section is depended on the following फैक्टर्स। तो देखिए, तो जो आपका स्टील एंड कंक्रीट का जो आपका कंपोजिट एक्शन है, रेनफोर्स कंक्रीट बन रहा है, वह आपका बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अब कौन कौन सा फैक्टर है उसको देखने का कोशिश करते हैं। तो जो आपका कंक्रीट यानी जो आरसीसी है
वह बहुत सारा फैक्टर पे आपका डिपेंड कर रहा है। तो कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है उसको देखते हैं। तो पहला कह रहा है कि द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। तो पहला चीज़ क्या बोल रहा है कि आपका स्टील और कंक्रीट के बीच में जो बॉन्ड हो रहा है वो आपका फैक्टर होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या कर रहा है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ स्टील बार्स embedded in कंक्रीट। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन माने कोरोजन को रोकना, ऑफ स्टील बार एम्बेडेड इन ईट कंक्रीट। जब हम लोग स्टील बार को कंक्रीट में डाल देते हैं तो आपका कोरोजन से भी बचाव होता है। तो वो भी आपका फैक्टर डिपेंड करेगा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के स्ट्रेंथ में। कोरोजन भी मेन फैक्टर अदा करता है। उसके बाद हमको देखना है तीसरा पॉइंट, प्रैक्टिकली इक्वल थर्मल expansion of both concrete एंड स्टील। बात समझ में आ गया। तो आपका प्रैक्टिकली एक तरह से आपका कंक्रीट और स्टील दोनों का जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वह आपका इक्वल होता है। अब थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है और इस पर हम लोग हीट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हीट अप्लाई किए, तो हीट अप्लाई करने के बाद जो ये आपका एक्सपेंड हो रहा है वही चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कह देते हैं। तो जो आपका स्टील है और जो आपका कंक्रीट है दोनों का थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, आपका प्रैक्टिकली इक्वल होता है। यही चीज़ हम लोग स्टील और कंक्रीट देने का रीज़न है कि हम लोग स्टील ही क्यों देते हैं कंक्रीट में, यही चीज़ हम लोग वही फैक्टर पढ़ रहे हैं। तो पहला बॉन्ड बढ़िया बनेगा कंक्रीट और स्टील के बीच में, दूसरा आपका कोरोजन से बचाएगा, और तीसरा आपका क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन दोनों का इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ तक अब फैक्टर समझ चुके थे। अब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं इसमें। ओके, चलिए कुछ और पॉइंट हम लोग अब देख लेते हैं, बात करते हैं। तो कह रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट is just 10% of compressive strength। तो कह रहा है कि जो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है सीमेंट कंक्रीट का, वह आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कितना होता है,
10% होता है। बात समझ में आ गया? चलिए, मान कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका 100 है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका क्या होगा? 10% होगा, यानी आपका 10 होगा। और हम लोग कह सकते हैं 1/10। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि द कंप्रेसिव yield strength of ordinary steel bar is about 25 times the compressive strength of सीमेंट कंक्रीट। तो देखिए क्या कर रहा है कि जो आपका कंप्रेसिव यील्ड स्ट्रेंथ होता है किसका? ऑर्डिनरी स्टील बार का, वह आपका कितना होता है? 25 टाइम्स द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट। मतलब जो आपका स्टील का जो कंप्रेसिव होता है वह आपका कंक्रीट के कंप्रेसिव का कितना होता है? 25 गुना होता है, 25 टाइम्स। और जो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो आपका कितना होता है? 10% होता है। तो जो आपका कंप्रेसिव यील्ड स्ट्रेंथ होता है ऑर्डिनरी स्टील बार का, वह आपका कितना होता है? 25 टाइम्स द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट। ये चीज़ को याद रखना है। टेंसाइल 10 है, कंप्रेसिव 25। द compressive strength of cement concrete and tensile strength of steel bar is about 70 times the tensile strength of cement concrete। थोड़ा सा कर रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसका? सीमेंट कंक्रीट का एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टील बार is about 70 times the tensile strength of cement concrete। तो जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है सीमेंट कंक्रीट का और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बार वह आपका क्या होता है? 70 टाइम्स टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट होता है। ये चीज़ को याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ ध्यान रखना है, यूनिट वेट of RCC
is about 25 kilonewton पर मीटर क्यूब। अब 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब को हम लोग 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है, यूनिट वेट जो आपका आरसीसी का होता है वो 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। अब ये यूनिट वेट क्या होता है, इसको भी अब हम लोग डिटेल में सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे कि यूनिट वेट क्या होता है, वो चीज़ हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी बेसिकली समझ लेते हैं कि यूनिट वेट होता क्या है। तो यूनिट वेट होता है कुछ नहीं होता है, वेट बाई वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसी चीज़ को क्या कर देते हैं, यूनिट वेट कर देते हैं। लेकिन मास बाई वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको हम लोग डेंसिटी बोल देते हैं। तो डेंसिटी को हम लोग रो से सूचित करते हैं, और रो इंटू जी जो होता है आपका क्या हो जाता है, यूनिट वेट हो जाता है। बस ये चीज़ ध्यान रखना है यूनिट वेट में। इसका यूनिट हो जाएगा आपका किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, इसका हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में।